एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड रिटन एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपिस्टेक्सिस। इस वीडियो में हम लोग मेनली एपिस्टेक्सिस का एमसीक्यू पॉइंट भी देखेंगे एंड डिटेल में हम लोग देखेंगे कि कैसे एग्जाम में लिखना होता है 5 वर्ड की नोट में, एंड वीडियो के एंड में स्पेशल कुछ पॉइंट भी डिस्कस करेंगे एंड एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एंड तक वीडियो को देखना, बीच में स्किप करेंगे तो एमसीक्यू पॉइंट भी स्किप हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट टॉपिक्स। एपिस्टेक्सिस जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ एनाटॉमिकल पार्ट कि इसका किसेलबर्ग प्लेक्सिस या फिर लिटिस एरिया जिसको बोलते हैं वो क्या है। एक्चुअली किसेलबर्ग प्लेक्सिस इज ए हाईली वास्कुलर रीजन्स anterior inferior nasal septum where 4 to 5 arteries anastomosis. It is the most common site for the nose bleeding or epistaxis. तो क्लिसेलबर्ग प्लेक्सिस क्या है या फिर लिटिल एरिया क्या है? ये है हाईली वास्कुलर रीजन एंटीरियर इंफीरियर नेजल सेप्टम वेयर 4 to 5 आर्टरीज एनास्टोमोसिस। इट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस। अब एक कौन सा एरिया होता है थोड़ा हम लोग ड्राइंग बना के समझ लेंगे, एग्जाम में भी आप लोग ये इजी ड्राइंग बना सकते हैं। ये मान लेते हैं हम लोग का नेजल कैविटी है एंड यहाँ पर हम लोग आर्टरीज देखेंगे कि आर्टरीज कहाँ से अराइज होते हैं। पहले जो आर्टरीज अराइज होता है इस जगह से एक आर्टरीज अराइज होता है, इसका कुछ कुछ ब्रांचेस रहते हैं एंड इस जगह से भी इस पॉइंट से भी और एक आर्टरीज अराइज होता है, इसका भी कुछ कुछ ब्रांचेस रहते हैं। इस आर्टरी को बोलते हैं एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी एंड इस आर्टरी को बोलते हैं पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक इस जगह से आता है स्फेनोपैलेटिन आर्टरी, इस जगह से आता है स्फेनोपैलेटिन आर्टरी, इसका भी ऐसे ब्रांचेस रहेगा, इस जगह से आते हैं, इसको बोलते हैं स्फेनोपैलेटिन आर्टरी। इसको बोलते हैं स्फेनोपैलेटिन आर्टरी एंड इस जगह से आता है सुपीरियर लेबियल आर्टरी। ये हो गया सुपीरियर लेबियल आर्टरी। ठीक है, तो ये सारा आर्टरी जहां पर मिक्सअप होते हैं एक जगह, इस एरिया को बोलते हैं किसेलबर्ग प्लेक्सिस। इस एरिया को बोलते हैं किसेलबर्ग प्लेक्सिस। ये जहां पर मीटअप करते हैं इस वाले पोर्शन को बोलेंगे हम लोग किसेलबर्ग प्लेक्सिस, जहां पर एनास्टोमोसिस होता है। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं लिटिल एरिया। तो यहाँ पर कौन कौन सा आर्टरी रहते हैं? एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी रहते हैं, स्फेनोपैलेटिन आर्टरी रहते हैं, ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी रहते हैं, सुपीरियर लेबियल आर्टरी रहते हैं। ठीक है, इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताता हूँ, जिसको जो है लेग्स, LEGS। ठीक है, एल फॉर क्या होता है? लेबियल आर्टरी, एल फॉर होता है लेबियल आर्टरी, ई फॉर होता है इथमोइडल आर्टरी, जी फॉर होता है ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी, एंड एस फॉर होता है स्फेनोपैलेटिन आर्टरी। तो ये याद रखने का एक इजी ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक से जो आर्टरी है ये याद रख सकते हैं। तो इस डायग्राम से भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम से कि ये होता है किसेलबर्ग प्लेक्सिस जो बीच में, और यहाँ पर कौन कौन सा आर्टरी एनास्टोमोसिस हुआ? सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी, स्फेनोपैलेटिन आर्टरी एंड एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी। ठीक है, इस डायग्राम में भी हम लोग बना के देखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हाई दिस एरिया इज prone to bleeding। ये आप लोग नीचे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना कि व्हाई दिस एरिया इज prone for bleeding। इस एरिया पे ब्लीडिंग क्यों होता है? ठीक है, बहुत ही आसान आंसर होगा इसका, आप लोग जरूर कमेंट में बताना। इसके बाद एपिस्टेक्सिस क्या है? एपिस्टेक्सिस इज ए ब्लीडिंग फ्रॉम विद इन द नेजल कैविटी। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, ब्लीडिंग होता है कहाँ से? नेजल कैविटी से। ठीक है, ये है एपिस्टेक्सिस। अब इसका इटियोलॉजिकल कॉज क्या क्या है? इटियोलॉजिकल मेन कॉज इसका है इडियोपैथिक मतलब हम लोग को नहीं पता कि किस कारण से हो सकता है। तो इटियोलॉजिकल इसका मेन कॉज होता है इडियोपैथिक, एंड इसका कुछ लोकल कॉज होता है जैसे कंजेनिटल क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता, तो बच्चा क्या कर सकता है? नेजल पिकिंग,
नेजल पिकिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ एक्सटर्नल चीज ले सकते हैं फॉरेन बॉडीज को, उसके कारण से एपिस्टेक्सिस हो सकता है। ठीक है, फिर आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा में क्या होगा, नोज पिकिंग होगा, इंजरी टू द नोज, फेस एंड बेस ऑफ द नेजल सर्जरी, एंड फिर फॉरेन बॉडी एंड स्काल बेस इंजरी, इन सब के कारण भी हो सकता है ट्रॉमा। स्काल बेस इंजरी ट्रॉमा में भी हो सकता है। फिर उसके बाद इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या, वेस्टिबुलाइटिस, साइनोसाइटिस, एट्रोफिक राइनाइटिस, राइनोस्पोरिडियासिस, राइनोस्क्लेरोमा, ये सब कारण से भी हो सकता है। एंड जनरल कॉज क्या क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण से भी एपिस्टेक्सिस हो सकता है। फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या आता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ये सब कारण से भी एपिस्टेक्सिस हो सकता है। फिर कुछ तरीके का ड्रग्स है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ तरीके का ड्रग्स है जिसके कारण भी हो सकता है, जैसे कि एस्पिरिन, एंटीकोआगुलेंट्स। फिर फिजियोलॉजिकल कॉज क्या है, कोल्ड, ड्राई क्लाइमेट एंड हाई ऑल्टीट्यूड। हाई ऑल्टीट्यूड मतलब कोई पहाड़ी एरिया में जहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड में जाना होता है, वहाँ पे भी एपिस्टेक्सिस हो सकता है। एंड लिवर फेलियर के कारण भी एपिस्टेक्सिस हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके इटियोलॉजी। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके कॉमन साइट्स। कुछ कुछ कॉमन साइट्स क्या क्या रहते हैं। पहले ही हम लोगों ने देखा कि लिटिल सीरिया कौन सा एरिया है, तो लिटिल सीरिया जो है 80 to 90% केस में कॉमन केस होता है, जहां पर जिसके कारण एपिस्टेक्सिस हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर क्या, एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी एंड सेप्टल ब्रांच ऑफ द स्फेनोपैलेटिन आर्टरी एंड ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी, ये हम लोगों ने देख चुके हैं कि कौन कौन सा आर्टरी उधर प्रेजेंट था। तो इसके कारण जो है उधर इंजरी के कारण एपिस्टेक्सिस हो सकता है। और एक एरिया रहता है जिसको बोलते हैं उड्रप्स एरिया। उड्रप्स एरिया क्या होता है, दिस vascular area is situated under the posterior end of the inferior turbinate where the sphenopalatine artery anastomosis with the posterior pharyngeal artery, जहां पर sphenopalatine artery क्या होता है, posterior pharyngeal artery के साथ anastomosis होता है। हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है स्फेनोपैलेटिन आर्टरी। स्फेनोपैलेटिन आर्टरी क्या है, जो पोस्टीरियर इस जगह पे जो है पोस्टीरियर स्फेनोपैलेटिन आर्टरी, जहां पर पोस्टीरियर फेरेंजियल आर्टरी के साथ जहां पर एनास्टोमोसिस होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, उड्रप्स एरिया। उस जगह पे भी क्या हो सकता है, इंजरी के कारण एपिस्टेक्सिस हो सकते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन एल्डरली पेशेंट्स विद एपिस्टेक्सिस व्हाट इंपॉर्टेंट डिजीज शुड यू ऑलवेज चेक, वो होगा हाइपरटेंशन। जो एक इंपॉर्टेंट डिजीज होगा इन एल्डरली पेशेंट में एपिस्टेक्सिस का, जिसके कारण क्या होता है, एल्डरली पेशेंट में एपिस्टेक्सिस देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन इसका क्या क्या है, एक है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, एक है पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। अब एंटीरियर एपिस्टेक्सिस और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का एक डिफरेंस है, हम लोग इस डिफरेंस को देख लेते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का एज क्या होगा, मेनली लेस देन 18 ईयर्स में एंटीरियर एपिस्टेक्सिस देखा जाएगा। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस क्या होगा, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस मेनली मोर देन 40 ईयर्स एज में देखा जाएगा। इंसिडेंस जो है मोर कॉमन होता है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, लेस कॉमन होता है पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। लोकलाइजेशन इजी होता है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में एंड पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन साइट क्या है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का, लिटिल एरिया। एंड पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का क्या है, वुड्रप्स प्लेक्सिस, जो हम लोगों ने अभी देखा। कॉमन कॉज क्या होता है, इसका होता है ट्रॉमा, ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का कॉमन कॉज होगा ट्रॉमा, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का होगा हाइपरटेंशन। फिर ट्रीटमेंट क्या होगा, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का होगा ट्रीटमेंट एंटीरियर पैकिंग एंड पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का होगा पोस्टीरियर पैकिंग होगा इसका मेन ट्रीटमेंट। ठीक है, आप लोग को कुछ भी नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है, ये सारे नोट्स जो है आप लोग को इसी चैनल के नाम पे जो इंस्टाग्राम है वहां पर आप लोग को मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में भी मैसेज करके आप लोग ये नोट्स ले सकते हैं, हैंड रिटेन नोट्स। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले और भी टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो लाते रहेंगे एंड हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी लाते हैं, एंड इसके ऊपर जो है एक रैपिड रिविजन भी हम लोग लाते हैं, जो कि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट में क्या होगा, पहले हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होगा, कंप्लीट हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, जहां पर हीमोग्लोबिन, टीसी, डीसी, प्लेटलेट काउंट, पीसीबी, सीटी, ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, ये सब कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या डायग्नोसिस करना पड़ेगा, क्या नेजल एंडोस्कोपी डायग्नोसिस करना पड़ेगा, फिर सीटी स्कैन करना पड़ेगा एंड ईसीजी करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली बात है हाइपरटेंशन है कि नहीं,
हाइपरटेंशन है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इन एल्डरली पेशेंट विद एपिस्टेक्सिस व्हाट इंपॉर्टेंट डिजीज शुड बी यू ऑलवेज चेक, क्या हाइपरटेंशन। अगर एक एल्डरली पेशेंट में एपिस्टेक्सिस है और पेशेंट एजेड है तो हम लोग ऑब्वियसली हाइपरटेंशन है कि नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में फर्स्ट स्टेट में क्या करेंगे, अगर पेशेंट फर्स्ट स्टेट में आता है तो हम लोग को उसका शॉक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद एक प्रोसेस में हम लोग को जो है ब्लीडिंग जो है उसको प्रेस करके ब्लीडिंग को पॉज करने का कोशिश करना पड़ेगा। ये रिससिटेशन मेजर आर नॉट रिक्वायर ब्लीडिंग टू कंट्रोल्ड बाय पिंचिंग द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल को पिंच करना पड़ेगा विद द थंब से नॉस्ट्रिल को पिंच करना पड़ेगा, एंड इंडेक्स फिंगर फॉर अबाउट 7 to 10 मिनट्स टू कंप्रेस द वेसल ऑफ द लिटिल एरिया। जो लिटिल एरिया है उस जगह का जो वेसल है उसको 7 से 10 मिनट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेस करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक हो गया प्रोसेस। और एक प्रोसेस क्या होता है जिसको बोलते हैं ट्रॉटर्स मेथड। ये क्या होता है ना, पेशेंट को ऐसे चेयर में बैठाना पड़ेगा, उसके बाद पेशेंट को सामने की तरफ झुक के एक नाक को जो है ऊपर से पिंच नॉस्ट्रिल करके ब्रीथ माउथ से ब्रीथ लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि उससे जो है ब्लीडिंग जो जितना हो सकता है उतना ब्लीडिंग हो जाएगा, उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रॉटर्स मेथड। पेशेंट इज सिटिंग पोजीशन, लाइनिंग फॉरवर्ड एंड माउथ ओपन, अलाउइंग द ब्लड टू कंटिन्यू टिल हाइपोटेंशन डेवलप्स, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद कोल्ड कंप्रेशन भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वार्टराइजेशन। ये क्या होता है, दिस इज यूजफुल फॉर द एंटीरियर एपिस्टेक्सिस व्हेन ब्लीडिंग पॉइंट हैज बीन लोकेटेड। अगर ब्लीडिंग पॉइंट हम लोग लोकेटेड कर लिए तो ये भी एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है। और क्या कर सकते हैं कि कॉटन ऊल सोक्ड कर सकते हैं। जो कॉटन ऊल है उसको हम लोग क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक के साथ 4% ज़ाइलोकाइन के साथ हम लोग ऐड करके जो कॉटन ऊल है उसको प्लेस कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि कॉटन ऊल जो है वो ब्लड को सोक कर लेगा और एपिस्टेक्सिस जो है ब्लीडिंग जो है बंद हो जाएगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है, एंटीरियर पैकिंग। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में मेनली यूज किया जाता है। इसके बारे में डिटेल्स जानने का जरूरत नहीं है, इसके नाम लिखना ही काफी है, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल्स देख लेते हैं। एंटीरियर नेजल पैकिंग मेनली एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में किया जाता है। एंड इसका प्रोसीडियर क्या रहता है, प्रोसीडियर कुछ नहीं, अप्लाई टॉपिकल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉपिकल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन अप्लाई करेंगे या फिर जो लिडोकेइन एनास्थेसिया वो देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट ए चूजन डिवाइस हॉरिजॉन्टली अलोंग द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से क्या करेंगे, हम लोग एक डिवाइस को धीरे धीरे अंदर लेके जाएंगे, एंड उसके बाद इन्फ्लेट द बैलून। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन्फ्लेट द बैलून को इन्फ्लेट करेंगे एंड कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब कौन कौन सा केस में हम लोग एंटीरियर नेजल पैकिंग नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंट नेजल बोन ऑफ द फेशियल फ्रैक्चर एंड सस्पेक्टेड सीएसएफ लीक एंड हेमोडायनेमिकली इंस्टेबल, ये सब पेशेंट के केस में हम लोग नेजल पैकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यह नेजल पैकिंग का ड्राइंग। यहाँ पर एक डिवाइस हम लोग अंदर लेके जाएंगे नेजल कैविटी के थ्रू, उसके बाद जो बैलून है उसको हम लोग इम्प्लेंट करेंगे एंड थोड़े टाइम के लिए वेट करेंगे ब्लीडिंग रुकने तक। उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग करेंगे। पोस्टीरियर नेजल पैकिंग क्या है, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग ये हाई रिस्क इमरजेंसी प्रोसीजर यूज्ड टू ट्रीट द सीवियर पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस व्हेन डायरेक्ट pressure or anterior packing fails, typically involving the invertable balloon catheters or specialized device inserted into the nasopharynx। nasopharynx से क्या होता है, बैलून कैथेटर को एंटर किया जाता है एंड उसके बाद क्या होता है, पोस्टीरियर नेजल कैविटी में अगर कुछ भी तरीके का ब्लीडिंग हो जो एंटीरियर नेजल पैकिंग में स्टॉप नहीं हुआ, उसके बाद बैलून कैथेटर एंट्री करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है जब तक ब्लीडिंग स्टॉप ना हो, ठीक है। ये है पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। यहाँ पर आप लोग पोस्टीरियर नेजल पैकिंग का जो ड्राइंग है वो आप लोग देख सकते हैं कैसे हो रहा है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोगों ने क्या क्या धीरे धीरे पहले नेजोफेरिंग से हम लोग क्या क्या कैथेटर को एंटर किया, फिर इससे होल्ड करके कैथेटर को माउथ से निकालने का कोशिश करेंगे एंड माउथ से निकालने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे जो होगा ब्लीडिंग के लिए ब्लॉकेज हो जाएगा। ये जो है ये फिर नाक से धीरे धीरे खींचने से क्या होता है, ये पीछे जाके ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने से कारण क्या होता है, ब्लीडिंग जो है रुक जाता है, ठीक है। तो ये है एक प्रोसेस।
इसके बाद हम लोग कुछ क्विक एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन साइड होता है किसेलब्लक्स प्लेक्सिस या फिर जिसको बोलते हैं लिटिल्स एरिया। मोस्ट कॉमन टाइप होता है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। मोस्ट कॉमन डेंजरस टाइप होता है पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। मोस्ट कॉमन आर्टरी होता है स्फेनोपालाटिन आर्टरी, बहुत ही एमसीक्यू आता है। एंड मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन होता है नोज पिकिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू देखते हैं इसके रिगार्डिंग। ए 16 years old boy present with recurrent episode of the nose bleeding from the anterior part of the nose. The most common side of the bleeding is suggest, तो ये क्या है, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस है। तो मोस्ट कॉमन साइड कौन सा होगा एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का, हम लोगों ने देखा पहले भी एमसीक्यू में, क्लिसेलबस प्लेक्सिस, लिटिल्स एरिया। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर को थोड़ा घुमा दिया, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का में मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा होता है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस जो है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस हम लोग डिफरेंस में देखे हैं इधर। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा है, कौन से जगह से होता है, मोस्ट कॉमन साइड ये होता है उट्रूप्स प्लेक्सिस। ठीक है, तो इस एमसीक्यू इसके बेस्ड है, इसके बेस्ड है। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस मोस्ट कॉमनली अराइज फ्रॉम व्हिच वास्कुलर प्लेक्सिस, होता है उट्रूप्स प्लेक्सिस होगा। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग आगे और भी वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू।